Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express newspaper analysis of 28th of October 2020. So before we start, I have a question for you. अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, इसका आंसर मैं नीचे पिन कर दूंगा. हिस्ट्री का क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आज़ाद हिंद गवर्नमेंट. तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में दो स्टेटमेंट हैं. इट वाज फाउंडेड इन 21 अक्टूबर 1943 बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सेकंड स्टेटमेंट इज दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया हैड इट्स ओन करेंसी, कोड, सिविल कोड एंड नेशनल एंथम. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट. नाउ इसमें आपको बताना सही कौन सा है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड बी, नाइदर, वन नॉट टू. तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा. आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो हम ऐसा करते हैं, आप लोग नीचे अटेम्प्ट कीजिएगा. मैं कल के न्यूज एनालिसिस के स्टार्टिंग में आपको इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों बता दूंगा. उसके बाद कल मैं एक और नया क्वेश्चन दूंगा. अगर आप लोग कहेंगे मैं तो क्वेश्चन का नंबर जो है वो बढ़ा भी सकता हूँ. सो दैट इज़ द थिंग. So guys, news on the first page is that center throws open JNK for land sale. गुपकर पार्टी term it huge betrayal. तो अभी हुआ क्या है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 370 और 35 में हट गई. 35 में प्रोविज़न था रेजिडेंट्स के रिकॉर्डिंग की. रेजिडेंट्स के कौन कौन से राइट हैं, तो वहाँ के रेजिडेंट्स के पास राइट था आर्टिकल 35 के थ्रू कि वो लोग केवल वही लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं. लेकिन अभी 35 को एबॉलिश कर दिया गया है. तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ओपन सेल के लिए इसको खोल दिया गया है. इसमें कहा यह जा रहा है कि बाहर के लोग आएंगे और यहाँ पे आके एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदेंगे और यहाँ इससे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. और इसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है. लेकिन ये जो अभी जो ये डिसीजन लिया गया है प्रॉपर्टी सेल करने का JNK में आउटसाइडर्स को, मतलब इंडिया का कोई भी पर्सन जाके वहाँ पे ले सकता है, ये अभी केवल जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए अभी ये प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं हुआ है. सो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर. हाँ गाइज, एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हो सकता है कभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मीन्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स, तो उस दिन न्यूज़ ज़्यादा रहेगी हमारे लिए, तो रहेगी तभी ज़्यादा होगा. अगर न्यूज़ कम रहेगी तो वो वीडियो कम मिनट का भी हो सकता है, 25 मिनट्स का भी हो सकता है, 20 मिनट्स का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, ये भी हो सकता है. बट गाइज ट्रस्ट मी, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो मैं सारी आपको कवर करूंगा. और इसके बाद आपको कुछ भी करंट अफेयर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एक काम और कर सकते हैं, अगर आप फैक्चुअल के लिए कुछ और करना चाहते हैं तो आप इसके साथ PIB जो आता है, PIB की PDF आती है, या बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जारी करते हैं, तो आप PIB पढ़ सकते हैं. PIB में फैक्चुअल आता है और एक ये न्यूज़पेपर इनफ है, क्योंकि अगर आप द हिंदू भी देखेंगे उसमें भी यही न्यूज़ आइटम्स घुमा फिरा के दिए रहते हैं. तो मैं जितना बता रहा हूँ इतना मोर देन इनफ है आपके लिए. वाशिंगटन साइंस की डिफेंस पैक्ट विद दिल्ली कॉल्स आउट बीजिंग. अब क्या हुआ है कि बेका जो था वो साइन हो चुका है, और बेका साइन होने की वजह से क्या होगा कि जो बेसिक एक्सचेंज जो होगा स्पेशियल इंटेलिजेंस का, मतलब कि जो, और मैप्स का, जैसे कि कोई इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है और कुछ है, तो वो दोनों लोग एक्सचेंज करेंगे. और एक्सचेंज करने के बाद हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा. दैट इज़ द थिंग. और 2+2 डायलॉग चल रहा है इंडिया US का, ये तो पता ही है, जिसमें दो लोग इधर से रहते हैं, दो लोग उधर से रहते हैं, और उसमें डिफेंस की बात होती है. अभी चाइना जो है, US जो है वो चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहा है. इसकी वजह से इंडिया से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, क्योंकि एशिया में एक ऐसी ही पावर है जो इंडिया ही एक ऐसी पावर है जो कि चाइना को
हरा सकती है। मीन्स कि जैसे कि सपोज़ कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ हैंडीक्राफ्ट मेजरली हम नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे घर घर पे टॉयज़ बनते हैं, लाइट्स बनती हैं, तो अगर ट्रेड ज़्यादा तो इंडिया में भी पॉपुलेशन है तो इसकी वजह से वो उसको काउंटर कर सकता है। और इंडिया एक जो पावर है एक डोमिनेटर की तरह राइज कर रहा है एशिया में। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ NTCA के बारे में दिया हुआ है, न्यूज़ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमको CAA इसके बारे में जानना जरूरी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या होगा कि द बिल सिक्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजन टू पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर फेसिंग परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो क्या होगा कि मतलब मुस्लिम्स को छोड़ करके और जितने भी रिलीजन हैं, अगर उनको ग्राउंड के रिलीजन के बेस पे अगर कोई भी उन्होंने परसिक्यूशन फेस किया है या डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि ये सारे नॉन मुस्लिम माइग्रेंट है, मुस्लिम माइग्रेंट को नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। दिल्ली में तो दंगे भी हो गए थे। तो दैट इज़ द थिंग, इसमें मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया। अब सरकार मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने क्या स्टैंड लिया? सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तो मतलब यहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, पाकिस्तान तो मुस्लिम के उस पर बना ही है। तो जहाँ पे मुस्लिम बाहुल एरिया है, जहाँ पे मोर देन 90%, 92-93% तक मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो है, तो उनको रिलीजन के बेस पे कोई परसिक्यूट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू कम है। तो दैट इज़ द थिंग। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया कि उनका परसिक्यूशन नहीं होगा। सेकंड स्टैंड गवर्नमेंट ने क्या लिया है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो पाकिस्तान के जितने मुस्लिम से यहाँ आ जाएंगे और ऐसा हो भी सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पे फैलाएं। तो ये स्टैंड गवर्नमेंट ने लिया था कि इस वजह से मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। दैट इज़ द थिंग। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। एक्सटेड आउटसाइड कॉलेज 20-year-old वुमन शॉट डेड बाय फॉर्मर क्लासमेट। तो ये लव जिहाद का मैटर है। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को गोली मार दी शादी के लिए। वो क्या कर रहा था? प्रेशराइज कर रहा था उसको। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में हमारी, लेकिन क्या किया जा सकता है। वेस्ट टू पावर प्लांट लॉन्च एट गाजीपुर मार्केट। तो गाजीपुर मार्केट में वेस्ट टू पावर मतलब जो वेस्ट होगा उससे पावर जनरेट की जाएगी। तो ये गाजीपुर मार्केट में इसका प्लांट लगाया गया है। सो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आप एक एग्जांपल की तरह कोट कर सकते हैं। UPPCS में पूछ भी सकता है कि कहाँ कौन कौन सी जगह पे लगाया गया। तो याद रखिए गाजीपुर उसमें से एक है। सो गाइस दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। यस, हियर act immediately on terror, Pak told. After the Indo-US 2+2 meeting on Tuesday, Foreign and Defense Minister of India and US called on Pakistan to take immediate, sustained and irreversible action to ensure no territory under its control to use for terrorist attack. तो पाकिस्तान को कहा गया है इस 2+2 डायलॉग में कि एक्शन लीजिए इसके थ्रू उसकी टेरिटरी टेरर अटैक के लिए यूज़ ना की जाए। दैट इज़ अ थिंग कि जैसे कि 26/11 जैसे फिर और उरी जैसे और पठानकोट जैसे जो भी ये इवेंट्स हुए थे ये ना हो पाए। द लीडर्स आल्सो डिस्कस देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग ए सॉवरेन, पीसफुल, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, स्टेबल एंड सिक्योर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए भी बात हुई है कि हम लोग मिलके अब अफगानिस्तान को एक पीसफुल कंट्री बनाएंगे और वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो भी सेटअप करेंगे। तो दैट इज़ द थिंग। और US ने इंडिया को कहा है कि इंडिया अफ़गानिस्तान को एक फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करे और वहाँ के जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो भी प्रोवाइड करे। इंडिया को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि
अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसके थ्रू चाइना को पाकिस्तान को टैकल किया जा सकता है। पाकिस्तान पे अगर हमें लगाम लगानी है तो उसके लिए हमें अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा, वरना तालिबान वगैरह से मिलके पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान हम पे हमला करवा सकता है। 5G पे चाइना के जो हुआई है उस पर बात हो रही थी, तो यूएस ने कहा है कि हम आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी ICT टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है 5G के, हम सारी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो दैट इज़ द गुड थिंग दैट यूएस इज प्रोवाइडिंग अस द 4G इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यूएस ने क्या किया है कि यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विच हैज बीन स्टक फॉर अ डिकेड, एक दशक से लगभग यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अभी तक रुका हुआ था। तो अब क्या होगा, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बिटवीन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL एंड WEC वाशिंगटन हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर एट कोवाड़ा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डिटेल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वुड फेव द वे ऑफ टेक्नो कॉमर्शियल ऑफर। तो अभी क्या होगा कि जो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वो रुका हुआ था, तो अभी इसका डिवीजन कर दिया गया है और कोवाड़ा में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए बात मंजूरी मिल गई है और यूएस इस पे एग्री हो गया है। और नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए और जितने भी ट्रैफिकिंग होती हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए इंडिया और चाइना एग्री हो गए हैं और दोनों मिलके नारकोटिक्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको कम करेंगे। दैट इज द थिंग। आई ऑन चाइना, इंडिया यूएस रईस डिफेंस कॉपरेशन। तो इंडिया यूएस ने डिफेंस कॉपरेशन रईस कर लिया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब चाइना से इंडिया का युद्ध हुआ था तो यूएस ने सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उसको इंडिया को देने से मना कर दिया था, बट अभी का एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो हैं जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है शेयर करेंगी, जिससे ये होगा कि दोनों के डिफेंस की जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइंड एंड सेकेंड 2+2 डायलॉग हेल्ड इन वाशिंगटन दिसंबर 2019। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो साइन हुआ था उसकी भी फर्स्ट समिट दिसंबर 2019 में हुई थी, उसके लिए भी काम चालू करने की बात हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो 2+2 डायलॉग में हुई हैं। बेका याद रखिएगा, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर कोवाड़ा में जो बन रहा है इसको याद रखिएगा कि ये हुआ था। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या है। सेंट्रल फ्लैग पॉल्यूशन रोल इन कोविड मोर्टालिटी स्पाइक इन 3 स्टेट। अब इसमें मेन इसका थीम मैं बता देता हूँ। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे जिन सिटीज़ में पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे जो कोविड है, कोविड की वजह से मोर्टालिटी ज़्यादा हो रही है, मौतें ज़्यादा हो रही हैं। दैट इज़ द थिंग। तो पॉल्यूशन अफेक्टिंग द मोर्टालिटी इंक्रीज हो रही है इसके थ्रू। सो दैट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दैट न्यूज़। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। अब इसमें एक बात और भी की अब इसमें दिया गया है कि मास्क लगाना ही केवल एक इफेक्टिव मेजर है ऐसी सिटीज़ में। सेकंड थिंग दैट जो इसमें हाईलाइट की गई है कि वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1-2 स्टेट में बोल दिया हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा एक हेल्थ के एक्सपर्ट ने कहा है, क्योंकि वैक्सीन आएगी तो कितनी कॉस्टली होगी, कितनी रेयर होगी, उसका प्रोडक्शन कितना रेयर होगा, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है और आप कह रहे हैं फ्री में बांट देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग इन पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं वो भी गलत ही कर रहे हैं और पार्टीज़ को ऐसा नहीं कर रहे। फार्मर से डूइंग अवे विद फायर हैज इम्प्रूव्ड वीट यील्ड। इसमें क्या हुआ है कि फार्मर जो है इन्होंने ये कहा है, इनका नाम है गुरजिंदर सिंह और गुरजीत सिंह, ये 2 फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर हैं, इनके पास बहुत सारी एकड़ की ज़मीन है। इन्होंने कहा था कि जब हम फायर नहीं करते, मतलब कि जैसे अभी आप समझ लीजिए कि धान मान लीजिए कटा है तो उसकी जो नीचे की जो बची हुई है तो उसमें क्या होगा कि उसको पहले जला दिया जाता है, जलाने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन उसको रोका गया था। तो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि हम जलाते नहीं हैं, ये एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। द अल्टरनेटिव स्टेबल मैनेजमेंट टेक्निक फॉर दे एम्प्लॉय
कंबाइन हार्वेस्टर इक्विप्ड विद सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक कंबाइन हार्वेस्टर के यूज करते हैं लोग जिसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये है, जैसे ये मान लीजिए खेत हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये सारी मान लीजिए धान के जो बचे हुए नीचे वो है स्ट्रॉ, वो है। उसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि इस जो कंबाइन हार्वेस्टर है इससे क्या करेंगे, इसको काट देंगे पूरा। जब ये कट जाएगा तो उसके बाद इसमें पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो ये है ये एक कंपोस्ट खाद की तरह वर्क करेगी। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो वीट की यील्ड होगी वो जैसे गेहूं की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो राइस के कल्टीवेशन के बाद जब ये ऐसा ये लोग करेंगे, स्टबल बर्निंग नहीं करते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब ये नहीं करते हैं उसको मल्चिंग के थ्रू उसको वहीं पे कट डाउन करके कर देते हैं तो वो कंपोस्ट खाद की तरह वर्क करता है। और जो गेहूं की फसल है उसकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। दैट इज़ अ थिंग। लो कोविड फैटलिटी रेट इन कंट्रीज विद पुअर हाइजीन स्टडी शो। तो स्टडी में अभी शो किया गया है कि जहाँ पे हाइजीन कम है, पुअर हाइजीन वाली कंट्रीज है, वहाँ पे मोर्टालिटी रेट कम है, फैटलिटी कम हो रही है, लोग मर कम रहे हैं। जैसा दिया हुआ है, द स्टडी टाइटल द मोर्टालिटी ड्यू टू कोविड-19 इन डिफरेंट नेशन इज एसोसिएटेड विद द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ नेशन एंड द प्रेवलेंस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी हैज़ बीन पब्लिश्ड। तो अभी इन्होंने कहा है कि जहाँ पे हाइजीन कम है वहाँ पे फर्टिलिटी जो है वो कम है, ठीक है। साइंटिस्ट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड वेयर देयर इज़ अ हायर प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन एंड डेथ इन रिचर नेशन एज कम्पेयर टू लो मिडल इनकम कंट्रीज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फर्टिलिटी है या इन्फेक्शन और डेथ हो रही है वो रिचर कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही है और जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कम हो रही है। नाउ द थिंग इज दैट आई वांट टू से दैट कि आपने देखा होगा, मान लीजिए एक हाउस है, ये एक है और एक दूसरा है। तो यहाँ पे ये बच्चा बहुत रिच है, तो अगर रिच रहेगा इसको बाहर जाने नहीं देंगे, इसको मिट्टी में नहीं खेलने देंगे, कहीं कुछ नहीं करने देंगे। तो मिट्टी में नहीं खेलने देंगे तो उसको डिजीज़ होंगी नहीं बचपन में, और डिजीज़ नहीं होंगी जब तो उसके अंदर इम्यूनिटी किसी भी बीमारी के लिए डेवलप नहीं होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है नहीं डेवलप होती, कम स्ट्रांग होती है। और एक बच्चा ये है जिसके पास हाइजीन कम है, तो अगर स्टार्टिंग से ही हाइजीन कम है, मिट्टी में खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, तो बीमार होगा, सही होगा, बीमार होकर सही हो गया तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो गई। तो इसके लिए ये कहा गया है कि जो कम रिच कंट्रीज़ हैं जिन पे पैसा कम है, हाइजीन कम जहाँ पे है वहाँ पे डेथ कम हो रही है और रिचेस्ट कंट्रीज़ में डेथ ज़्यादा हो रही है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे रीजन कोई नहीं दिया गया है, ये मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया। दैट इज़ अ थिंग। अब नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं। बैक टू फ्यूचर, रजिस्ट द बाइनरी, दिस इज द टू गिव अ रिफॉर्म चांस, सेंट्रल फॉर्म बिल गिव स्टेट द अपॉर्चुनिटी टू लिबरेट द फार्मर फ्रॉम, ये एडिटोरियल्स हैं। विनर टेक इट ऑल, पोस्ट कोविड वर्ल्ड मस्ट बी फाइंड वे टू रिड्यूस डिस्टॉर्टिंग पावर ऑफ ग्लोबल कैपिटल। तो ये हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ये जितनी एडिटोरियल टाइप की हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अंडर अमेंडेड यूएपीए सेंटर डिक्लेयर 18 पीपल एट टेररिस्ट। तो अभी यूएपीए के बारे में जाने, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म ये होगा। यूएपीए एक्ट पास इन 1967, इट एम्स टू इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जितनी हैं उनके लिए ये वर्क करता है। और इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उस पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने लगे। तो ये होता था। तो पहले इंडिविजुअल का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया। लेकिन अभी जो नया अमेंडमेंट आया है, नए अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि किसी भी आदमी को, एक इंडिविजुअल को भी यूएपीए में लाया जा सकता है, उसको एज ए टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, जिससे कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज करता है तो वो टेररिस्ट ही रहेगा।
अब एनआईए को इसमें ऑटोनॉमी मिली हुई कि एनआईए बिना स्टेट की परमिशन के कहीं भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको सील कर सकती है, उसको किसी भी पुलिस की किसी की भी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनसीबी ड्रग्स फाउंड इन सर्च एट दीपिकाज मैनेजर हाउस। तो दीपिका पादुकोण जो है उनके मैनेजर के घर पे ड्रग्स मिला है। मैं आपको एनसीबी के बारे में बता देता हूँ। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इट इज़ द अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है एनसीबी। ये याद रखिएगा ना। एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग एंड psychotropic substance is based on Article 47 of the Indian Constitution, which direct the state to endeavor the bring about prohibition of consumption except for medical purpose or and intoxicating drug injuries to health। तो आर्टिकल 47 ये कहता है कि ड्रग्स को सारी स्टेट को चाहिए को बैन करना चाहिए, एक्सेप्ट मेडिकल पर्पज के लिए जो यूज की जाती हैं वो। ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ड्रग अब्यूज़ जो है उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन आर्टिकल 47 स्टेट को एम्पावर करता है इसके लिए। नाउ वाटर ऑन मून ए डिस्कवरी एंड एस्टिमेट एंड वाई इट मैटर्स। नाउ गाइज ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मून पे ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बहुत सारे आइस है और उससे ये पता लगता है कि वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस हो सकती है। तो इसके ऊपर ये है एक्सप्लेन्ड पेज है, एक्सप्लेन किया गया है। द मून हैज़ वाटर एट प्लेस वेयर नन हैड बीन डिटेक्टेड बिफोर। तो वहाँ पे वाटर है जहाँ पे किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किया है। एंड हैज़ पोटेंशियली मोर वाटर देन प्रीवियसली बिलीव। तो पहले जितना बिलीव किया जाता था उससे ज़्यादा वाटर हो सकता है। वेयर इट वॉज ऑलरेडी अंडरस्टूड टू एग्जिस्ट इन 2 स्टडीज इन नेचर एस्ट्रोनॉमी। Scientists have reported finding with possible implication of sustained human on moon in the future। इससे ये हो सकता है कि फ्यूचर में ह्यूमन वहाँ पे जाके रह भी सकते हैं। वन स्टडी रिपोर्ट द डिटेक्शन ऑफ वाटर ऑन मून सनलाइट सर्विस फॉर द फर्स्ट। तो जहाँ पे मून का जो सर्विस है जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे भी कुछ लोग मानते हैं, एक स्टडी बताती है कि वहाँ पे भी वाटर हो सकता है। अब अभी जो जैसे मान लीजिए मून है तो मून के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वाटर है क्योंकि यहाँ पे सन की रेज नहीं आती है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन ये नई स्टडी बताती है कि जब मान लीजिए यहाँ पे सन है तो यहाँ पे भी वाटर होगा। आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊँगा। वाई डज द डिस्कवरी ऑफ वाटर मैटर। तो वाटर की डिस्कवरी मैटर क्यों करती है? तो पहला पर्पज़ हो सकता है कि रॉकेट फ्यूल को जनरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फ्यूल्स को लेके जाया जाता है जिनमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह, मतलब कि बाहर जो नेचुरल गैसेस हैं वो नहीं लगती हैं। तो एक ये हो सकता है। दूसरा वहाँ पे रहने के लिए, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तीसरा, नासा आर्टेमिस प्रोग्राम प्लान टू सेंड द फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन इन द मून इन 2024। तो नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, याद रखिएगा आर्टेमिस प्रोग्राम किसका है? नासा का है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन टू मून इन 2024। तो 2024 तक एक वुमेन और नेक्स्ट मैन को वहाँ पे भेजा जाएगा। इससे ये होगा कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, और अगर ये कंफर्म हो जाएगा कहाँ पे है तो वो और भी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ से वो ऐसे इक्विपमेंट को रख के जा सकते हैं जिससे वो और चीज़ों का और चीज़ जो भी हैं उनका भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ नोन अबाउट वाटर ऑन मून। तो अभी क्या है, प्रीवियसली मून स्टडीज इंक्लूडिंग इसरो चंद्रयान फर्स्ट मिशन, तो इसरो चंद्रयान फर्स्ट मिशन है, हैव प्रोवाइडेड एविडेंस इन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। तो चंद्रयान 1 ने एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर को वहाँ पे बताया था। इन 2009 द मून मिनरलॉजी मैपर इन इंस्ट्रूमेंट अबाउट चंद्रयान फर्स्ट फाउंड वाटर मॉलिक्यूल इन द पोलर रीजन। तो चंद्रयान फर्स्ट ने ये पोलर रीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट किया था। अपीयर इन नेचर जियो साइंस इन अगस्त 2013 एनालाइज M3 डेटा टू रिपोर्ट एंड डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक वाटर ओरिएंटेशन फ्रॉम
डीप इंटीरियर ऑन द मून सर्विस। तो 2013 में नेचर जियो साइंस ने M3 डेटा को एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि मून का जो डीप सरफेस है वहाँ पे भी वाटर हो सकता है। अब डीप मतलब उसके अंदर नहीं, बीच में, मतलब ऑल्टीट्यूड वाइज। नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन न्यू डिस्कवरी में डिफरेंस क्या है? इट इज़ टाइम टू कंफर्म H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल जो है वो अब की बार कंफर्म हो चुके हैं कि H2O मॉलिक्यूल्स वहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं। इन द क्लेविस क्रेटर इन द मून सदर्न हेमिस्फीयर, तो मून के सदर्न हेमिस्फीयर पे H2O मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया गया है। इट इज़ ऑल्सो शोज वाटर ऑन द मून इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सैडो रीजन। तो सैडो, अभी तक ये माना जाता था कि जो सैडो रीजन है जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ती वहीं पे आइस है, लेकिन अब ये नई डिस्कवरी जो है ये बताती है कि जो सन का वो है, सन को फेसिंग जो सरफेस है वहाँ पे भी वाटर हो सकता है। तो दो चीज़ें हैं, इसको याद ध्यान रखिएगा। नई यूनिक क्या है? एक तो H2O मॉलिक्यूल्स मिले हैं सदर्न हेमिस्फीयर में मून के, और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पहले यह माना जाता था कि जो सन है, सन की जो फेसिंग सरफेस है मून का वहाँ पे वाटर या आइस नहीं पाई जाती है, लेकिन अभी इस नई डिस्कवरी से ये पता चला है कि वहाँ पे भी आइस पाई जा सकती थी। वाट कुड द वाटर नहीं, हाउ कुड द वाटर हैड फॉर्म। तो वाटर फॉर्म कैसे होता है? इसमें देखो, स्पेस रॉक कैरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो स्पेस रॉक जो होंगी वो वाटर को कैरी, स्मॉल अमाउंट में वाटर को कैरी करते हैं। मान लीजिए ये रॉक है, ये वाटर को कैरी कर रही है। वाटर कुड बी बॉम्बर्ड द मून अल्टरनेटिवली। तो जैसे ये मून है तो ये रॉक जो है यहाँ पे गिरती रहती हैं, ये रॉक जो है गिरती रहती है हमारे इस पे अर्थ पे भी गिरती हैं, जिससे ओशन में जो नमक हमारा होता है तो वो भी जो ऊपर से रॉक, क्या उसकी जो रॉक आते आते जल जाती है, उसकी जो राख होती है उससे हमें नमक मिलता है समुद्र में। तो ये भी चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये है, ये रॉक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं, ये आती है यहाँ पे, ये मून पे गिर गई। मान लीजिए मून है तो ये मून पे गिर गई। मून पे गिरने के बाद द सन सोलर विंड कुड हैव कैरिड हाइड्रोजन। तो सन की जो सोलर विंड होगी, मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य से जो भी सोलर विंड आ रही है इसके पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं और हाइड्रोजन ये दोनों मिल गए। ये दोनों मिलने के बाद जो मिनरल्स हैं वहाँ पे और जो लूनर सॉइल है उससे रिएक्ट करेंगे और उसके थ्रू वाटर बन जाएगा। सो हाउ वाइड स्प्रेड इज द वाटर? ऑन द सनलाइट साइड इट इज़ नॉट येट नोन वेदर द वाटर सोफिया फाउंट इज इजली एक्सेसिबल। तो अब ये क्लियर नहीं है कि सनलाइट साइड पे कैसे एक्सेस किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे है। शैडो जो पॉकेट है उसको कोल्ड ड्रैप कहा जाता है, मैंने कल बताया था। 163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ पे, कंफर्म है। दे आर स्प्रेड अक्रॉस द कंबाइंड 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये माना जाता है कि वहाँ पे आइस है। रफली अगर हम देखें तो केरला की जितनी है उतना वाटर कैरी, मतलब उतने एरिया में आइस वहाँ पे मौजूद है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। इवन इफ इट इज़ नेगेटिव और नियर जीरो इन फाइनेंशियल 821 विल बी अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग नेक्स्ट ईयर। निर्मला सीतारमण जी कहा है कि अगर जीरो भी होगी हमारी इकोनॉमी 2021 में तो ऐसा माना जाएगा हाईएस्ट गोइंग है। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि सारी जो इकोनॉमी वो निगेटिव में जा रही हैं, तो अगर इंडिया की जीरो में है तो हम ये कह सकते हैं अनचेंज्ड है। और इसके थ्रू तो इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने बोला है वाई एनर्जी एमएनसीज आर आस्किंग नेचुरल गैस इंक्लूजन अंडर जीएसटी। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो नेचुरल गैस को जीएसटी में इंक्लूड कराना चाहती हैं। रीजन ये है कि उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में भी जाता है नेचुरल गैस, और जो और भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जाता है उसके लिए उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया जाए जिससे एक टैक्स में उनको बेनिफिट हो, लेकिन ये बेनिफिट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की होगा, स्मॉल रिटेलर्स को उसका क्या कहते हैं बेनिफिट नहीं होगा। ये देख लीजिए, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिंगिंग नेचुरल गैस अंडर जीएसटी रिजीम। एक्सपर्ट हैव आर्गूड दैट ब्रिंगिंग नेचुरल गैस अंडर जीएसटी वुड लीड टू रिडक्शन इन द कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्सेस पड़ते हैं सेस नहीं होगा, लेकिन बहुत बार टैक्स पड़ते हैं तो कैस्केडिंग हो जाएगा। सच एज पावर एंड स्टील विच यूज नेचुरल गैस एज एन इनपुट। तो
पावर एंड स्टील जो है वो स्टील इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल गैस को एज ए इनपुट यूज करती है। इनपुट यूज करेगी, उसको टैक्स पड़ेगा, सेल करने पे भी टैक्स पड़ेगा, दो हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो गाइस न्यूज आइटम इतने ही थे। थोड़ा सा जो हमने छोड़ा था एक दो एडिटोरियल्स वो हम देख लेते हैं। ये हमने बात कर ली थी, इसकी भी बात कर ली थी। बैक टू फ्यूचर, इसमें क्या है कि बैक टू फ्यूचर साइनिंग बेका सेट द स्टेज ऑफ एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कॉपरेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया। बेका ने एक स्टेज सेट कर दिया एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए। सर्व्स लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट ऑफ बोथ, तो दोनों के इंटरेस्ट को बहुत लंबे समय के लिए ये हम कह सकते हैं बेनिफिट देगा। इसमें दिया गया है कि फेज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग सेट द स्टेज ऑफ मोर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कॉपरेशन। द बेका इज द लास्ट एंड सो कॉल्ड फाउंडेशनल एग्रीमेंट। तो ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट था जो नहीं हो पा रहा था। दैट द यूएस वांट टू इन डिफेंस पार्टनर टू साइन, तो डिफेंस पार्टनर टू साइन कराना चाहता था। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और इसके बीच वो इसमें दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। अब इसमें जियोसोमिया है, लेमोआ है और कॉमकासा है। तो जियोसोमिया जो है ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है अराउंड द वर्ल्ड। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट की, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्लेन जा रहा है, किसी का फ्यूल खत्म हो गया, कोई रिपेयरिंग की जरूरत है, तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। लेमोआ इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेपन्स प्लेटफॉर्म ऑफ द टू आर्म फोर्स। तो वेपन के प्लेटफॉर्म जो है उन दोनों आर्म फोर्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए उधर से आर्म फोर्सेस हैं और इधर है, तो दोनों के वेपन है, तो उन दोनों के बीच में क्या कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोवाइड होगा। कॉमकासा द एग्रीमेंट हैव हील्ड एंड मेजर एडवांस बट दे आर इन फैक्ट रेदर रूटीन। दे आर बीन अंडर डिस्कशन बिटवीन दिल्ली एंड वाशिंगटन नियरली 2 decades। तो मेजर एडवांसेस के लिए हैं, कॉमकासा में भी वही होता है कि कम्युनिकेशन शेयर होता है। तो दैट इज़ द थिंग। अब इसकी फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। जियोसोमिया का है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी। लेमोआ का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ। कॉमकासा का था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा। अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए 2 तेजस हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमकासा मतलब ये तेजस और ये यूएस का रिलेशन है। समझ लीजिए 2 तेजस ये उड़ रहे हैं, तो कॉमकासा एग्रीमेंट होगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक एनक्रिप्टेड वे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो कॉमकासा से ये होता है। मनमोहन सिंह जी ने इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव 2005 में किया था, जो बहुत बड़ा काम किया था मनमोहन सिंह जी ने। तो दैट इज द ट्रम्प चैलेंज यूएस के इलेक्शन के लिए है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। रजिस्ट इन बाइनरी, तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लॉ के लिए ये बनाया गया है कि सेंटर को एक अच्छा लॉ बनाना चाहिए। अभी मैंने कल आपको एक कमेटी बताई थी, तो वो एक पर्सन के लिए तो ये दिया गया है। अब आज मैं आपको वो दे दूंगा, एक एक्सप्लेन पेज में आता कि अक्टूबर में प्रदूषण जो पॉल्यूशन है वो राइज क्यों होता है, उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए वीडियो। तो आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको देखना है तो, और बेल भी दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसमें साइंटिफिक रीजन भी हैं और ट्रेडिशनल रीजन जो है वो भी है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह है, वो सब मैं आपका क्लियर कर दूंगा। गिव रिफॉर्म्स अ चांस, सेंट्रल फॉर्म बिल गिव स्टेट द अपॉर्चुनिटी टू लिबरेट द फार्मर फ्रॉम आर्काइक सिस्टम। तो इसमें यह है कि सेंट्रल का जो फॉर्म बिल है वो सेंटर्स की जो उनकी ऑटोनॉमी है उसको छीन रहा है। इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल लिखा गया है, विनोद राय जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इसको हम कंफर्म करते हैं। द सेंटर हैज़ फाइनली डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट बाय इंस्टीट्यूटिंग मेजर रिफॉर्म इन द लेबर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लेबर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है। पार्लियामेंट हैज पास 3 बिल ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म हैज बीन इवोक्ड प्रोटेस्ट लार्जली इन पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ने इसको अपोज किया है। फर्स्ट स्टेट पंजाब था, तो ये आप याद रखिएगा। अब पहले क्या होता था कि थोड़ा सा मैं आपको बताता, पहले होती थी एपीएमसी मंडी। तो एपीएमसी में क्या होती थी, इंटरमीडियरी जो हैं वो जो एक्सप्लॉइट करते थे उनको हटा दिया गया था, और जो आढ़तियाज हैं उनको कमीशन दिया जाता था। आढ़तिया जो है उनको कमीशन दिया जाता था। और जो एमएसपी है, एमएसपी पे क्या था कि एमएसपी पे जो क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती थी एमएसपी से कम रेट पे प्रोक्योरमेंट और उसकी सेल और परचेज नहीं हो सकती। दैट इज़ द थिंग। अभी क्या है
कि अभी तो सारी चीज़ें एपीएमसी में ही होती थी। अभी क्या है कि अभी जो बाहर के लोग, जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, वो भी आके यहाँ पे फार्मर से जो उनका प्रोड्यूस है वो खरीद सकते हैं। वैसे है कि एक्सप्लॉयटेशन का भी वो है, क्योंकि वो हो सकता है एमएसपी से कम खरीदें। अच्छा, इसमें एमएसपी के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी के बारे में कुछ दिया भी नहीं हुआ है। तो फार्मर्स को फियर है कि एमएसपी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है, और लेकिन ना उसको हटाने के लिए बात हुई, तो उनको फियर ये कहीं ये धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। Now that is the thing. Taking resource to Article 254 of the Constitution, the Punjab government has passed the own bill to nullify. तो पंजाब गवर्नमेंट अपना ओन भी आर्टिकल 254 के रिगार्डिंग कर दिया है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके लिए उन्होंने नया नलीफाई करने के लिए नया लॉ ही पास कर दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन है प्लेस एग्रीकल्चर इन द स्टेट लिस्ट, तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है। अब however in the center we decide the announced support price for the major crop in integrity. It also decide issues such as a bank loan waiver, international agreement and multilateral trade in agriculture produce also fall in union government. लेकिन एग्रीकल्चर स्टेट में है, लेकिन लोन देना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं सेंटर के यूनियन लिस्ट में। तो अब दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम फंस रही है, और इस पर डिबेट भी हो रही है कि एग्रीकल्चर को यूनियन लिस्ट में आना चाहिए, स्टेट लिस्ट में आना चाहिए। एंड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैड मूव्ड एजुकेशन टू द कॉन्करेंट लिस्ट 1976। तो ऐसा हो रहा था कि एजुकेशन के लिए जो लोन्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो यूनियन लिस्ट में थी और एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि स्टेट भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी लॉ बना सकती है, लेकिन सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो उस पर बाइंडिंग होगा, वो सुप्रीम होगा। बाय एम्पावरिंग द बोथ गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ रेंज ऑफ एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल। तो कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड और सप्लाई वगैरह पे डोमिनेट करती है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं। द पंजाब बिल हैड स्टार्ट द मोशन प्रोसेस ऑफ स्टेट टेकिंग रिफ्यूज अंडर आर्टिकल 254। तो पंजाब ने स्टार्ट किया, तो अभी हरियाणा और छत्तीसगढ़ ने भी वो कर दिया गया। अब इसमें क्या है, इसमें ये हो सकता है कि अगर, अब इसमें दिया गया है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि अगर सेंटर पास करती है कोई चीज़, ऑल द स्टेट दैट सीक द नलीफाई सेंट्रल लॉ एक्ट टू अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जितने भी लोग सेंटर के जो लॉ है इसको नलीफाई करेंगे उनको अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट से। आफ्टर दे हैव रिसीव्ड द कंसेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर का कंसेंट भी चाहिए, गवर्नर के कंसेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट का चाहिए। इट इज़ क्विक लाइकली दैट पंजाब गवर्नर विल रिटर्न द बिल। ऐसा हो सकता है कि पंजाब के गवर्नर जो हैं वो बिल को ही रिटर्न कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। बट बिल बी लीगली कंस्ट्रेंट ऑन देम ऑन द प्रेसिडेंट ऑन द गवर्नमेंट सेंटर। तो अगर दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजेगी रिकमेंडेशन ले करके, तब प्रेसिडेंट को उसको पास करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट अपना नया लॉ ही बना दे। तो अगर नया लॉ बना देगी तो उस पर क्या होगा कि नया लॉ बनाने के बाद वो सेंटर पे बाइंडिंग हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये एक एडिटोरियल और है, इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। विनर टेक इट ऑल, पोस्ट कोविड वर्ल्ड मस्ट फाइंड वे टू रिड्यूस द डिस्टॉर्टिंग पावर ऑफ ग्लोबल कैपिटल। तो इसका मेन थीम मैं बता देता हूँ, अगर आपका मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लग रहा है इसमें सेंट्रल थीम यही है कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा उसमें जो डोमिनेटिंग पावर होगी, जैसे यूएस है, अमेरिका है, तो अमेरिका डोमिनेटिंग पावर कहाँ रहा? अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। अमेरिका इसीलिए इंडिया के पास आ रहा है बार बार कि चाइना को टैकल करने के लिए। चाइना इतनी बड़ी पावर नहीं कि यूएस इतनी बड़ी पावर नहीं रहा कि चाइना को टैकल कर सके। सारी चीज़ें, कोई भी कंट्री चाहे जो भी सुपर पावर वो वैक्सीन नहीं बना रही। कैपिटलिज्म को लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म के थ्रू अभी क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी है वो भी लटका रही है। तो दैट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस एडिटोरियल। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा। दूसरी बात, आज मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ, कल से टाइम पे आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, इसमें ये मैं आपको बताऊँगा कि अक्टूबर में ही पॉल्यूशन क्यों बढ़ता है और उसका यूज़ आप किसी भी कर सकते हैं। अगर पॉल्यूशन बढ़ने के लिए वो पूछता है, कहीं भी आप कर सकते हैं। उसमें मैं आपको उसका जो साइंटिफिक रीजन है, जैसे कि विंड्स का डायरेक्शन है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।